अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो असली दुनिया में भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। ऊंचे फाइनेंशियल आईक्यू के लिए ऊंचा भावनात्मक आईक्यू होना जरूरी है। अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफे का कहना है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने धन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। जब मैं अधिक युवा था तो मैं भावनात्मक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। मैं आज के लिए जीने में विश्वास रखता था। यह भी एक कारण है कि मुझे 47 वर्ष से पहले वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिली, हालांकि मैं जानता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब भी मैं ज्यादा ऊपर उठता था या अनियंत्रित हो जाता था, यानी या तो फटाफट अमीर बनना चाहता था या कुंठा की वजह से छोड़ना चाहता था, तो अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, जब तुम बड़े हो जाओ और वापस लौट आना, तब मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा कि अमीर कैसे बना जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा इमोशनल आईक्यू जितना ज़्यादा बढ़ता है, मेरी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर बन जाती है। मैरीन कॉर्प्स में रहने के बाद मैंने न सिर्फ आवेगशील हो गया, बल्कि मैं बहुत हिंसक और खुनक मिजाज भी हो गया। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मेरे अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे गर्म स्वभाव और तत्काल प्रतिक्रिया ने तुम्हें वियतनाम में जिंदा रखा, परंतु तुम्हारी यही भावनाएं तुम्हें बिजनेस की दुनिया में मार डालेंगी। अमीर डैडी ने जोर देकर यह सुझाव दिया कि अगर मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू सुधारना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे अपना भावनात्मक आईक्यू सुधारने की मेहनत करनी होगी। जब अपनी भावनाओं पर मेरा नियंत्रण ठीक हुआ तो मेरा विवाह सुधर गया, मेरी बिजनेस योग्यताओं में सुधार हुआ और इसी तरह मेरी निवेश योग्यताओं में भी सुधार हुआ। अपने गुस्से को दूर रखने से मेरी सेहत भी सुधर गई, हालांकि कई बार यह अब भी मुझ पर नियंत्रण कर लेता है। अपनी भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम यह स्वीकार करना था कि मुझे इसे सुधारने की जरूरत है। अगर आप मेरे जैसे हैं, यानी आप हमेशा थोड़ी अधिक भावनात्मक परिपक्वता का परिचय दे सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण स्थल हो सकता है। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सर्वश्रेष्ठ फायदों में से एक यह है कि यह आपके भावनात्मक आईक्यू को विकसित करता है। हर बार जब भी आपका सामना ऐसे लोगों से होता है जो छोड़ देते हैं या जो झूठ बोलते हैं, हर बार जब आप अपने डरों, अपनी निराशाओं, अपनी कुंठाओं और अपनी धैर्यहीनता को एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए जीतते हैं, तो आप अपने भावनात्मक आईक्यू को बढ़ा लेते हैं। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बढ़िया जगह है जहां आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं और अपने आप को सुधारने में मेहनत कर सकते हैं। अपने आप से ये कुछ सवाल पूछें और पूछें कि मेरी भावनाएं किस तरह मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं। क्या मेरी भावनाओं के कारण मेरे व्यक्तित्व में यह कमियां हैं? नंबर 1, अधिक संकोच। 2, रिजेक्शन का डर। 3, सुरक्षा की आवश्यकता। 4, धैर्य की कमी। 5, बहुत चिड़चिड़ापन। 6, कोई बुरी लत। 7, भावावेग में काम करना। 8, बहुत गुस्सा। 9, बहुत धीमे धीमे बदलना। 10, आलस। एक बार फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक लाभ बड़ा यह है कि यह आपकी भावनात्मक बुद्धि की जांच करेगा और कई प्रकरणों में इसमें भारी सुधार करेगा। एक बार आप अपने भावनात्मक आईक्यू को सुधारना शुरू करते हैं तो आप शायद यह पाएंगे कि आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सुधार हो रहा है। आप यह पाएंगे कि अब लोगों से बात करना अधिक सरल हो गया है। आप अधिक स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह पाते हैं। आप अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। और जब आप यह सारी चीज़ें बेहतर तरीके से करते हैं तो आपका बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अधिक धैर्य होने से आपके पास बेहतर निवेशक बनने का बेहतर अवसर है। अपनी भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने से आपका विवाह सुधर सकता है, यदि आप विवाहित हैं या विवाह करना चाहते हैं तो। और हम सभी जानते हैं कि विवाह का विषय कितना भावनात्मक हो सकता है। आप बेहतर अभिभावक भी बन सकते हैं और अपने बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश कर सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बनाने में कुछ साल का निवेश करने से आपको जीवन के कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीवन एक बहुत भावनात्मक विषय है। और मेरे लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की हमारी योजना हमारी शादी के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुई। जीरो से शुरू करते हुए हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर हम दोनों इकट्ठे काम कर सके। मैं यह कहूँगा कि बिजनेस बनाने के उतार चढ़ाव का सामना करने की वजह से हमारे विवाह में कई तरह के चैलेंजेस आए, बहुत सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन अंत में इन्हीं की वजह से हमारा विवाह ज़्यादा मजबूत। हमने इकट्ठे रिस्क लिए,
घाटे को भी इकट्ठे ही सहन किया और अपनी जीत का जश्न भी हमने इकट्ठा ही मनाया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी योजना आसान थी। 1985 में किम और मैंने अपना बिजनेस बनाना शुरू किया, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हमारा बिजनेस बहुत फायदेमंद साबित हुआ तो 1991 में हमने रियल एस्टेट में पहला निवेश किया। 1994 में हमने अपना बिजनेस बेच दिया, अधिक रियल एस्टेट खरीदी और बाकी जिंदगी के लिए आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होकर तैयार हो गए। यह एक आसान योजना थी और इसने हमारे जीवन, हमारी लाइफ को और भी अधिक आसान और बहुत ही सुखी बना दिया। हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि धन पारिवारिक कलह का एक प्रमुख कारण है। आज दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, लगभग सभी की जड़ में आपको पैसा ही मिलेगा, पैसे की ही समस्या मिलेगी। आज हमारा विवाह बेहतर है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास धन है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमने बिजनेस को इकट्ठे बनाया है। जब हम भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व हुए तो अलग अलग रास्तों पर जाने के बजाय हम लोग एक ही रास्ते पर चलते चलते करीब आ गए। मैं कई लोगों को यह कहते सुनता हूँ, अरे मैं अपने पति के साथ कभी काम नहीं कर सकती, मैं उसको इतने लंबे समय तक नहीं झेल सकती। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैं किम के बिना इतना सफल नहीं हुआ होता, और अगर हम लोग अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग नौकरियां कर रहे होते तो हमारी वैवाहिक जिंदगी इतनी सुखद ना हो। अगर हम अलग अलग काम करते तो हम आगे चलकर एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते। बिजनेस को इकट्ठे बनाने और इकट्ठे निवेश करने की वजह से हमारा विवाह बहुत ही सुदृढ़ हुआ। एक दूसरे को हम बेहतर तरीके से जानने लगे, पहचानने लगे, एक दूसरे का ज़्यादा हम रिस्पेक्ट करने लगे और इमोशनली हम दोनों ही एक साथ मैच्योरिटी की तरफ बढ़े और अंत में हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सुखी रहे। और मेरे लिए यह अमूल्य रहा है। हालांकि अब भी हमारे बीच मतभेद हैं, परंतु आज हम जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम उन मतभेदों से ज़्यादा प्रबल है। दो लोगों के बीच सुखी विवाह निश्चित रूप से भावनात्मक बुद्धि के कारण होता है, न कि अच्छे नंबर लाने वाले दो लोगों के बीच हुआ विवाह जो अच्छी नौकरियां करके काफी पैसे कमा रहे हैं। इतने वर्षों में मैं कई सफल नेटवर्क मार्केटर्स से मिला हूँ जिन्होंने अपने बिजनेस से ढेर सारी दौलत कमाई है। मैं कुछ ऐसे भी नेटवर्क मार्केटर्स से मिला हूँ जिन्होंने एक बड़ा बिजनेस बनाया और फिर सब कुछ गंवा दिया। क्यों? एक बार फिर इसका जवाब आपको भावनात्मक बुद्धि में ही। रे नाम का व्यक्ति उस सफल नेटवर्क मार्केटर्स का एक उदाहरण है जो बाद में असफल हुआ। रे दक्षिण कैलिफोर्निया में रहता है। वह कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद एक हेल्थ फूड स्टोर चेन के लिए काम करने लगा और उसे जल्दी ही इसका स्टोर मैनेजर बना दिया गया। रे के पास चूंकि बायोकेमिस्ट्री की डिग्री थी, इसलिए उसकी स्वास्थ्य में बेहद रुचि। एक दिन एक ग्राहक अंदर आया और उसने रे को हेल्थ प्रोडक्ट की नई श्रृंखला दिखाई। रे ने उन प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया और पाया कि वे बहुत अच्छे हैं। रे तत्काल अपने बॉस के पास गया और उसने उनसे पूछा कि क्या वह उन्हें अपने स्टोर में रख सकता है। बॉस ने कहा नहीं। धैर्यहीन और आवेगपूर्ण स्वभाव का होने के कारण रे ने तत्काल अपनी नौकरी छोड़ दी और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अवसर में शामिल हो गया। 3 साल तक रे ने बिजनेस का अध्ययन किया और इसे सीखा। वह कुछ वर्षों तक आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहा और तभी अचानक बत्तियां जल गईं। रे ने ई क्वाड्रेंट की मानसिकता को छोड़कर बी क्वाड्रेंट की मानसिकता हासिल कर ली। उसका बिजनेस धमाके के साथ बढ़ गया और जल्दी ही वह 1 सप्ताह में उससे अधिक धन कमा रहा था जितना वह हेल्थ फूड स्टोर में अपनी 1 साल की नौकरी में कमा पाता। जल्दी ही मंच पर इस बिजनेस में आने वाले सभी नए लोगों से बातें करने लगा। वह नया स्टार था। समस्या यह थी कि स्टेज और स्टार बनना उसके दिमाग पर चढ़ गया। वह घमंडी और अति आत्मविश्वासी हो गया, यानी ओवर कॉन्फिडेंट, जो कम भावनात्मक बुद्धि का परिचायक। वह उन लोगों से बहस करने लगा जिन्होंने उसे यह बिजनेस करना सिखाया था। उसे लगता था कि वह उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट था क्योंकि उसके पास ज़्यादा अच्छी कार थी, ज़्यादा अच्छा घर था और उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा था। पैसे ने दरअसल
उसके दिमाग को बौरा दिया था। एक नया मार्केटिंग बिजनेस शुरू हो रहा था। उनके पास भी एक उत्कृष्ट हेल्थ प्रोडक्ट लाइन थी और वे रे जैसे सितारों की तलाश में थे जो अपनी पुरानी कंपनी से दल बदल कर उनकी कंपनी में आ जाए। रे को इस बात के लिए राजी करने में नए बिजनेस मालिकों को ज़्यादा समय नहीं लगा कि वह पुरानी स्थापित कंपनी को छोड़कर उनकी नई कंपनी में आ जाए। रे ने यह छलांग इसलिए लगाई क्योंकि वह सबसे नीचे की सीढ़ी से शुरू करना चाहता था, जल्दी शुरू करना चाहता था और ज़्यादा बड़े बिजनेस को जल्दी आगे बढ़ाना चाहता था। रे ने अपनी टीम के कुछ सदस्यों को भी अपने साथ मिला लिया। 3 साल बाद रे दिवालिया हो चुका। क्यों? मेरी समझ से इसके 2 कारण थे। एक तो यह कि नई कंपनी के मालिक भी रे जैसे ही थे, उनमें भी पेशेंस नहीं था, धैर्य नहीं था और वे भावावेग में, इमोशंस में बह के काम करते थे। वे भी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे। दूसरा कारण यह है कि रे की ही तरह नए कंपनी मालिक भी धन के खराब मैनेजर थे जो चमक दमक और दिखावे में विश्वास करते थे, कि पैसे उछालते थे और मीनिंगलेस बातें करते थे। अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने के बजाय और रियल एस्टेट में दोबारा निवेश करने के बजाय, यानी असली संपत्ति हासिल करने के बजाय, उन्होंने संपत्ति के प्रतीकों को खरीदा। क्या आपको याद है कि इस अध्याय के शुरू में मैंने यह जिक्र किया था कि गरीब लोग अक्सर असली मूल्यवान चीज़ों के साथ असहज अनुभव करते हैं। रे और नए बिजनेस के संस्थापक इसी श्रेणी में आते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए रे और नई कंपनी के मालिक असली संपत्ति खरीदने में फेल हुए। इसके बजाय उन्होंने तेज कारें खरीदी, तेज महिलाएं पसंद की और तेज गति से वे बिजनेस से बाहर हो गए और बहुत ही तेज गति से वो दिवालिया भी हो गए। एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। आज रे एक नए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में छलांग मारता फिर रहा है। हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो उसके पास एक नया बिजनेस अवसर होता है और प्रमोट करने के लिए एक नई प्रोडक्ट लाइन होती है। रे ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना सीख लिया, परंतु वह इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाया। वह इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसकी भावनाएं उसके विचारों पर हावी हो गई थी। मेंढक ना बने, डोंट बी फ्रॉग। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बदलना गलत है। मैं जानता हूं कि ऐसा होता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कई लोग रे की तरह होते हैं जो आदर्श बिजनेस, आदर्श प्रोडक्ट लाइन और आसान पैसे की तलाश में रहते हैं और इस कंपनी से उस कंपनी की तरफ छलांगे लगाते रहते हैं। कई लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी भावनात्मक बुद्धि को विकसित करने में असफल रहते हैं, जो मेरी राय में इस बिजनेस में उतरने के प्रमुख कारणों में से। दूसरे शब्दों में, किसी कंपनी को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपके पास भावनात्मक कारणों के बजाय ठोस और सही कारण हो। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाना मेंढकों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन यह बिजनेस मालिकों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसा मेरे दोस्त ने कहा है, मेंढक होने के साथ एक समस्या यह है कि न सिर्फ आपको पूरा दिन कीड़ों का पीछा करने में बिताना होता है, बल्कि आपको उन कीड़ों को खाना भी होता है जिन्हें आपने पकड़ा है। संदेश यह है, एक बार आपको कोई ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिल जाए जो आपके लिए सही हो, तो उस बिजनेस को और अपने आप को इकट्ठे विकसित होने का समय दें। कीड़ों का पीछा करने वाले मेंढक की तरह न बने। सफल नेटवर्कर आखिर सफल क्यों बनते हैं? आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरी मुलाकात कुछ बेहद सफल नेटवर्क मार्केट के बिजनेस मालिकों से हुई। कई मुझसे और यहाँ तक कि मेरे अमीर डैडी से भी बहुत अधिक सफल थे। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता का फार्मूला भी वही था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। वह फार्मूला क्या था, मैं बताता हूँ। नंबर 1, बिजनेस बनाओ। जमीन से बिजनेस को ऊपर उठाने में आमतौर पर 5 साल का समय लगता है। मैं जानता हूँ कि इससे कम समय भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। बहरहाल कोई भी बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। नंबर 2, बिजनेस में दोबारा निवेश करें। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रे और कई दूसरे लोग इसे करना पसंद नहीं करते। उनकी पूंजी
का दोबारा निवेश करने के बजाय उन्हें जितना पैसा मिलता है वे उतनी ही तेजी से उस पैसे को खर्च भी करते हैं। वे बहुत जल्दी उधार लेना शुरू कर देते हैं, क्रेडिट पर खरीदना शुरू कर देते हैं, नई कार लेते हैं, नया घर लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं और अच्छी छुट्टियां बिताते हैं। अपने बच्चे को पढ़ने में मदद करने के बजाय वे उस बच्चे के लंच मनी को चुरा लेते हैं और बच्चा भूख से मरने लगता है। अनफॉर्चुनेटली रे जैसे लोगों की कहानियां हर बिजनेस में बहुत आम है। रियल एस्टेट में निवेश। रियल एस्टेट क्यों? दो कारण है। एक तो यह है कि टैक्स कानून उन बिजनेस मालिकों के पक्ष में बनाए गए हैं जो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। परिशिष्ट वाले अध्याय में मेरी टैक्स सलाहकार डियान कैनेडी यह बताती है कि किस तरह रियल एस्टेट और नेटवर्क मार्केटर्स बिजनेस एक दूसरे के लिए बने हैं। दूसरा कारण यह है कि आपका बैंकर आपको रियल एस्टेट के लिए हंसते हंसते लोन दे देगा। आप अपने बैंकर से जरा पूछ कर देखें कि क्या वे आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक पर 6.5% की हिसाब से 30 साल का लोन देगा? नहीं, ये लोग आपको अपने बैंक से हंसते हंसते भगा देंगे। हमारी विवाहित जिंदगी में ज़्यादातर समय किम और मैं बड़े घर में नहीं रहे या बहुत शानदार कारों में नहीं घूमे। वर्षों तक हम एक छोटे से घर में रहे जिसकी मॉर्टगेज पेमेंट में हमें $400 प्रति माह की लागत आती थी। हालांकि हम उस छोटे से घर में रहते थे और सामान्य कारें चलाते थे, लेकिन हम उस समय अपना बिजनेस बना रहे थे और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। आज हम एक ज़्यादा बड़े घर में रहते हैं और हम दोनों के पास कुल मिलाकर 6 कारें हैं, परंतु हमारे पास अपनी संपत्तियों जैसे बिजनेसों और रियल एस्टेट से बहुत अधिक धन भी आ रहा है। मेरे अमीर डैडी का मार्गदर्शन सिद्धांत था, बिजनेस बनाओ, अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करो ताकि वह बढ़ता रहे। रियल एस्टेट में निवेश करो और फिर अपने बिजनेस और रियल एस्टेट की मदद से अपने लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदो। दूसरे शब्दों में, पहले अपनी संपत्तियों को बनाने या खरीदने में मेहनत करो, फिर अपनी संपत्तियों को अपने लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदने दो। अधिकांश लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? अधिकांश लोग इस योजना पर क्यों नहीं चलते जबकि यह एक आसान योजना है? अधिकांश प्रकरणों में इसका जवाब भावनात्मक बुद्धि में मिलता है। ज़्यादातर लोगों में इस योजना का पालन करने के लिए आवश्यक धैर्य, अनुशासन और संतुष्टि में विलंब की इच्छा का अभाव होता है। अधिकांश लोग पैसा कमाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं, इसलिए यह मानसिक IQ या फाइनेंशियल IQ का मामला नहीं है, यह भावनात्मक IQ का मामला है। वास्तव में तीनों IQ में फाइनेंशियल IQ सबसे आसान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत सारे लोग जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते अमीर क्यों बन जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से फाइनेंशियल IQ को भावनात्मक IQ से जोड़ देना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस बुद्धि को विकसित करने में किसी की भी मदद कर सकता है। लोग अपनी नौकरी में खुश क्यों नहीं होते? मेरा एक दोस्त प्रशिक्षित और अनुभवी मानसिक स्वास्थ्य कर्मी है। उसने मुझसे कहा कि सुख का एक कारण नियंत्रण है। आपका जितना नियंत्रण होगा आप उतने ज़्यादा सुखी होंगे। दूसरी ओर अगर आप नियंत्रण से बाहर हैं या आप नियंत्रण खो देते हैं तो आप अक्सर दुखी हो जाते हैं। उसने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो हवाई अड्डे की तरफ कार में तेजी से जा रहा है और अचानक वह 1 मील लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और वह ट्रैफिक में रेंगता रहता है। उसे एहसास होता है कि उसका हवाई जहाज़ छूट जाएगा और उसका खुशनुमा मूड छूमंतर हो जाता है। यह आदमी सिर्फ इसलिए दुखी बन जाता है क्योंकि उसका ट्रैफिक जाम पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका सबक संक्षेप में यह है कि नियंत्रण और सुख करीबी रूप से जुड़े होते हैं। रेडियो इंटरव्यू में फ़ोन करने वाले व्यक्ति की तरफ लौटते हुए मैं यही कहूँगा कि वह सुखी नहीं था। मुझे लगता है कि वह दुखी इसीलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन पर नियंत्रण खो दिया है। हालांकि उसे लगता है कि उसके पास एक सुरक्षित नौकरी है, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसने स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेशों पर भी नियंत्रण खो दिया है। आज दुनिया में खासकर स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद और अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने के बाद और ऊपर से 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद कई लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है और इस वजह से वे दुखी हो जाते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने और फिर रियल एस्टेट में निवेश करने का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि यह दोनों कार्य आपको अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण प्रदान करते हैं, और आपका जितना अधिक नियंत्रण होगा आपके पास उतना ही अधिक सुख होगा, और सुख आपके जीवन में एक बहुमूल्य भावना है। तो सवाल यह है, क्या आप धन के लिए काम कर रहे हैं या संपत्ति के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप संपत्ति के लिए काम करना शुरू करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 सुझाव हैं। नीचे दिए हुए कैश फ्लो क्वाड्रेंट को देखते हुए मैं यह सुझाव देना चाहूँगा। पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करें। नंबर 2, रिच डैड का गेम कैश फ्लो 101 खेलें और निवेश करना सीखें। अपने खाली समय में अगर आप अगले 3 से 5 सालों तक ऊपर बताए दोनों काम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका आर्थिक भविष्य उससे अधिक उज्जवल होगा जो उस स्थिति में होता जब आप वही करते जो अधिकांश लोग कर रहे हैं, यानी नौकरी की सुरक्षा को कसकर पकड़े रहते और म्यूचुअल फंड में अपने धन का निवेश करते। जब कोई व्यक्ति अपने फाइनेंशियल या वित्तीय जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देता है तो वह सुखी कैसे रह सकता है। इसके अलावा कुछ सालों में अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में सफल हो जाते हैं तो आप धन के लिए काम करने के बजाय संपत्ति के लिए काम करेंगे। आपके सपनों के सच होने का मूल्य क्या है? जिन्होंने कैश फ्लो 101 खेला है उन्हें यह याद होगा कि यह खेल शुरू करने से पहले हर एक को अपना एक सपना चुनना होता है। अमीर डैडी हमेशा कहते थे, अपने सपनों से शुरू करो और फिर पीछे की तरफ काम करो। मैंने सबसे अच्छी बात को सबसे आखिर में इसलिए कहा है क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में प्रचुर संपत्ति हासिल कर सकते हैं, इसलिए शायद आप ज़्यादा बड़े सपने देखना चाहें।